हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 4 को ही, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स को हम देखेंगे। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे कि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो देखते हैं इस पार्ट में हमें क्या समझाया गया है और इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हैं उनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, वैश्वीकरण का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी और श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी भूमिका निभाती हैं जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करते हैं। तो इसमें देखिए, वैश्वीकरण का में प्रमुख भूमिका कौन निभा रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिन्हें हम बोलते हैं एमएनसी। तो ये था पहले का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? तो इसके क्या कारण हैं, इनको देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। विदेशी प्रतिस्पर्धा यानी जो विदेशी कंपनियां थी उनकी कंपटीशन से बचने के लिए देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे अनिवार्य माना गया। 1950 और 1960 के दशक में उद्योगों की स्थापना हुई और इस अवस्था में इन नवोदित उद्योगों को आयात में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात को ही अनुमति दी। यानी 1960 के आसपास तक केवल बड़े मशीनरी और उर्वरक और पेट्रोल को ही आयात किया जाता था, बाकी सब भारत के अंदर ही बनता था और वैश्वीकरण को इजाज़त नहीं दी गई थी। इसलिए क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम वैश्वीकरण से विदेशी कंपनियों का सामान भी मार्केट में आएगा तो भारतीय नई कंपनियों को उनसे कंपटीशन करने पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल नई थी और उनके पास अनुभव ही नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर इसमें सन 1991 में आर्थिक नीति में परिवर्तन आया और सरकार ने निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों को विश्व के उत्पादकों के साथ जो प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जिससे देश के उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा। उत्पादक मीन्स वो यहाँ पर आप समझिए कि जो प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि बिजनेसमैन, कंपनियाँ, वे अपनी गुणवत्ता में सुधार करेंगे। इसलिए विदेशी व्यापार और निवेश पर से अवरोधकों को काफ़ी हद तक हटा दिए गए। इसका अर्थ है कि वस्तुओं को सुगमता से आयात किया जा सकेगा। आयात मीन्स इम्पोर्ट, यानी विदेशों से देश में लाया जा सकेगा और विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकेंगी। सरकार द्वारा अवरोधकों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा गया? उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। तो ये था इसका आंसर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके या इसको वीडियो रोक के थोड़ा सा पॉज करें और इसको नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है? उत्तर है, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को महत्वपूर्ण मदद देगा। श्रम कानूनों में लचीलेपन से बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में निवेश करेंगी, जिससे नए उद्योग स्थापित होंगे, नए रोजगारों का सृजन होगा तथा साथ ही उन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों का भी विस्तार होगा और उत्पादन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण होगा। यानी जब हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं तो उसमें मॉडर्नाइजेशन अपने आप आ जाता है। श्रम कानूनों में लचीलेपन के बाद भारतीय कंपनियों को लाभ हुआ। इन कंपनियों ने अपने उत्पादक मानकों को ऊंचा उठाया और कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग करके लाभ भी अर्जित किया। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? उत्तर है इसका, बहुराष्ट्रीय कंपनियों वे कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं। ये कंपनियां उन देशों में अपने कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य साधन मिल जाते हैं। जहां सरकारी नीतियां उनके अनुकूल हों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, लेकिन अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीद कर
उत्पादन का प्रसार करती हैं। जैसे एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने छोटी भारतीय कंपनी परक फूड को खरीद लिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आदेश देती हैं, यानी उनसे एक करार कर लेती हैं। जैसे वस्त्र, जूते, चप्पल और खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा बड़े ब्रांड के नाम से छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इनकी आपूर्ति कर दी जाती है, जो अपने ब्रांड के नाम से इसे बेचती हैं। तो ये था चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखते हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें 13 क्वेश्चन है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे भी हैं, तो ये हो जाएगा, इसी वीडियो में आपको करा दिया जाए। विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? तो इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर है, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण चाहते हैं। इनका मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं, इसलिए कोई अवरोधन नहीं होना चाहिए। ये विकसित देश कहते हैं। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए, फ्री ट्रेड। विश्व के सभी देशों को अपनी उदार नीतियाँ बनानी चाहिए। इसके लिए विकसित देशों की पहल पर विश्व व्यापार संगठन WTO बनाया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम लागू करता है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के कारण विकासशील देश अवरोधकों को हटाने के लिए विवश हुए हैं, जबकि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। विकासशील देश समय समय पर विकसित देशों की सरकार से प्रश्न पूछते हैं कि उन्होंने विश्व व्यापार संगठनों के नियमों का ताक पर रखकर अपने देश में अवरोधक बना रखे हैं। क्या ये मुक्त और न्याय संगत है? यदि विकासशील देश विश्व व्यापार संगठन के नियमों को मानकर अवरोधकों को हटा रहे हैं, तो विकसित देशों को भी अवरोधकों को हटाना चाहिए। अवरोधक मीन्स बैरियर, जैसे जो बिजनेस करने का जो बैरियर होते हैं उनको, जैसे किसी भी चीज़ को सब्सिडी दे देना बहुत ज़्यादा, तो वो क्या होगा, उत्पादक के लिए सस्ता पड़ेगा, और जब कंपटीशन होगा तो वहाँ वो सस्ते में बेच देगा। तो ये कंपटीशन को बनाए रखने के लिए जो बैरियर्स हैं उनको रोकना, ये कहने का मतलब। छठा प्रश्न है, वैश्वीकरण का यानी ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का विश्व के सभी देशों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, किंतु ये प्रभाव एक समान नहीं है। स्थानीय एवं विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अनेक उत्पादों को उत्कृष्टता, गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की अपेक्षा एक उच्चतर जीवन स्तर का उपयोग कर रहे हैं। दूसरी ओर क्या है, वैश्वीकरण में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे बैटरी, प्लास्टिक खिलौने, टायर, डेयरी उद्योग, खाद्य तेल के उद्योग इसके उदाहरण हैं, जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे निर्माता टिक नहीं सके। कई इकाइयां बंद हो गई हैं, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों का रोजगार लंबे समय के लिए सुनिश्चित नहीं रहा। वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा नहीं मिला। ये सभी प्रमाण संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभदायक नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों के लिए वैश्वीकरण से नए अवसर मिले हैं और उन्होंने सर्वोत्तम उपयोग किया है, जबकि दूसरे अनेक लोगों को इसमें लाभ का हिस्सा नहीं मिला है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप वीडियो को रोक के नोट करते चलें। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है? तो देखिए इसका उत्तर है, सरकार द्वारा व्यापार पर से अवरोधकों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहा जाता है। सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने के लिए कर सकती है। सरकार द्वारा उदारीकरण करने से वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकेगा तथा विदेशी कंपनियां भी अपने कार्यालय और कारखाने खोल सकेंगी। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है कि क्या वे आयात या निर्यात करना चाहते हैं। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी होंगी, तभी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजार में के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? यहाँ दिए गए उदाहरण से भिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में निम्नलिखित प्रकार से मदद करता है। विदेशी व्यापार के कारण घरेलू उत्पादकों को अन्य देशों के बाजारों में पहुंचने का अवसर मिलता है। इससे उत्पादक अपने देश के बाजारों के साथ विश्व के बाजारों से भी प्रतियोगिता कर सकता है। दूसरा है ग्राहकों को विदेशी व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ रहता है और उन्हें विभिन्न प्रकार की चीज़ें अपने देश में उपलब्ध होने लगती हैं। उदाहरण के लिए भारतीय कंप्यूटर बाजार में विदेशी कंपनियों के प्रवेश से भारतीय और विदेशी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा होगी। यदि विदेशी कंपनियों के कंप्यूटर बेहतर साबित होंगे तो भारतीय उपभोक्ता के सामने अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। भारतीय कंपनियों को भी अपनी हानि कम करने के लिए अपने उत्पाद की गुणवत्ता और कीमतों में सुधार करेंगी, अन्यथा वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। तो वैश्वीकरण का सबसे बड़ा क्या है कि एक क्वालिटी के लिए और एक कम रेट के लिए एक प्रतियोगिता होती है। 9वां प्रश्न है वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो ये काल्पनिक प्रश्न है कि वैश्वीकरण जारी रहेगा कि नहीं रहेगा और 20 साल बाद कैसा सीन होगा, क्या वहाँ पर स्थितियाँ रहेंगी। तो इसका उत्तर है आपको इसको ऐसे लिखना है, क्योंकि आपसे ही पूछा जा रहा है तो हर स्टूडेंट इसको ऐसे लिखेगा। मेरे अनुसार आज से 20 वर्ष बाद भी वैश्वीकरण न केवल जारी रहेगा बल्कि अपने चरम पर होगा, हाईएस्ट पोजीशन पर होगा। विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होंगी। उनमें वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी और श्रमिकों का आदान प्रदान बहुत अधिक होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में अधिक से अधिक निवेश करेंगी। विदेशी व्यापार का अधिकांश हिस्से पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण होगा। इस अवस्था में वैश्वीकरण के कारण व्यापार और निवेश के क्षेत्र में विभिन्न देशों में एकीकरण में वृद्धि होगी। एक देश की तकनीक, पूंजी और श्रम दूसरे देश के काम आने लगेंगे, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था का विकास होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये था 9वां। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मान लीजिए आप दो लोगों से तर्क करते हैं और एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है और दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। तो इन दोनों लोगों को आप कैसे जवाब देंगे? देखिए ये बहुत खास बात होती है कि तर्क वितर्क सही तरीके से करना, कुतर्क नहीं, तर्क, लॉजिकल बात करना। तो इसका इम्पोर्टेंट उत्तर है, देखिए कैसे। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ये प्रभाव सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। किसी भी चीज़ के दो असर होते ही हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद पहुंचाई है और कुछ लोग मानते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास को क्षति पहुंचाई है। मेरा विचार है कि वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। लोगों को नई व उन्नत तकनीक की वस्तुएं और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, किंतु ये विकास असमान रहा है। अर्थात बड़े बड़े उद्योगपतियों, शिक्षित व धनी उत्पादकों व धनी उपभोक्ताओं को तो लाभ पहुँचाया है, किंतु छोटे उद्योगपतियों और छोटे श्रमिकों, ये नाम डाल दिए, इसको छोड़ देना है आपको, और छोटे श्रमिकों और विकासशील देशों को नुकसान पहुँचाया। वैश्वीकरण के कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारत में कई लघु एवं कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया है। श्रम कानूनों में वैश्वीकरण के कारण बहुत लचीलापन आ गया है, जिससे लोगों का रोजगार अनिश्चित हो गया है। अब जबकि वैश्वीकरण अनिवार्य विकल्प है, तो सरकार द्वारा वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत और सर्वव्यापी बनाने की आवश्यकता है, ताकि इसका लाभ कुछ लोगों तक सीमित न रहे। सरकार छोटे उद्योगपतियों को सस्ते दामों पर ऋण देकर बेहतर बिजली सुविधाएं देकर विदेशी प्रतिस्पर्धा के योग बनाना चाहिए। विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा अपने व्यापार और निवेश का उदारीकरण करने पर दबाव डालना चाहिए। विकासशील देशों को भी विकसित देशों पर दबाव डालना चाहिए कि वो अपनी नीतियों को बदलें और वो एक व्यापार के अनुकूल नीतियाँ बनाएं। अब देखते हैं ये इसमें जो रिक्त स्थान है ये अक्सर 10th लेवल में आते ही नहीं है, तो इनको अब नहीं करना है, हमें करना है बहुविकल्पी, और ये 12वां और 13वां प्रश्न करना है। तो ये सुमेलित करने का प्रश्न है, जो दो स्टेटमेंट दो तरफ दिए हैं और उनको सुमेलित कर देना है कौन किसका। तो जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों में, इस पहले वाले का क्या होगा, क्या क्या खरीदते हैं? कपड़े, जूते, चप्पल और खेल के सामान सस्ते दरों में खरीद लेती हैं और अपना ब्रांड लगाती हैं। तो पहले का हो गया उत्तर, ये का वाले का हो गया। फिर देखते हैं आयात पर कर और कोटा का उपयोग व्यापार अवरोधक होते हैं। क्या होते हैं ये? व्यापार अवरोधक होते हैं।
तो दूसरे वाले में ये इस पे आ जाएगा खा। इसके बाद कहा है विदेशी निवेश में, विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां कौन कौन सी हैं? बड़ी कंपनियां जो भारत की हैं वो टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी ये हैं। इसके बाद है आईटी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है। तो ये हो गया आपका कॉल सेंटर है इसका उत्तर होगा। और लास्ट वाला अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन के लिए निवेश किया है, इसका उत्तर हो गया वो जब बहुराष्ट्रीय कंपनी किस में उत्पादन के लिए निवेश कर रही हैं? मोटर गाड़ियों पर। ज़्यादातर टाटा और महिंद्रा को छोड़ दिया है तो बाकी जितनी भी कंपनियां विदेशी कंपनियां ही कारों के निर्माण में लगी हुई हैं। तो ये था इसका आंसर, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर यहाँ पर भी बताए गए हैं, इनको आप इससे भी मैच कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सही विकल्प क्वेश्चन का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया। द्रुत मतलब फास्ट जो है कैसे हुआ? तो वैश्वीकरण से क्या कहाँ फास्ट गति देखी गई है? देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों में। लोग भी बहुत तेज़ी से जाते हैं, हवाई जहाज़ बहुत चलने लगे हैं, इसके पहले यात्राएं बहुत कम होती थी। दूसरा प्रश्न है विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है? एमएनसी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे निवेश करती हैं? वो स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं, उससे उनको एक मार्केट बन जाता है, एक ग्राहक मिल जाते हैं और ब्रांड नेम मिल जाता है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो किसको पहुंचाई है वैश्वीकरण ने? सभी लोगों के लिए नहीं, विकसित देशों के श्रमिकों के लिए बिल्कुल नहीं, विकसित देशों के लोगों के लिए खासकर, और अगर विकासशील देशों को भी जोड़ा जाएगा तो वो धनी उपभोक्ताओं को, सिर्फ धनी कंज्यूमर, उपभोक्ता मीन्स कंज्यूमर, जो पैसे वाले लोग हैं वो उनके लिए तो कंपटीशन हुआ है। आज आप अच्छे से अच्छे जूते, घड़ियाँ, सब कुछ अवेलेबल हो गया और सही रेट पे हो गया, लेकिन उससे गरीब को कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 10 इकोनॉमिक्स के। तो इन्हें आपको नोट कर लेना और बाकायदे आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर कोई समस्या है या कोई आपको क्वेश्चन है तो उसको कमेंट करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।